36, 37, 37। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या है, जैसे ही मार्केट 20% से नीचे गिर जाए, कि मार्केट की पीक है, मतलब 40,000 है, अब मार्केट 30,000 पे आ गया है, तो आपने क्या किया, पहले इन्वेस्ट किया हुआ था एसआईपी में लार्ज कैप्स में, आप इमीडिएटली जैसे मार्केट 30 पे आई, आप स्विच कर गए मिड कैप में, नॉट इवन स्मॉल कैप, मिड कैप। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब मार्केट 20% टूटेगा, सेंसेक्स का मतलब लार्ज कैप्स जो बड़ी कंपनीज है, जब मार्केट 20% टूटेगा, यानी बड़ी कंपनीज के जो शेयर्स है वो 20% टूटेंगे, तो जो छोटी कंपनीज है उनके शेयर्स 50 से 60%, 70% तक टूट जाएंगे। तो जब वो 60% टूटा तो 100 की चीज आपको कितने मिल गई, 50 में या 40 में। स्ट्रेटजी समझ आ गई। वापस से जैसे ही मार्केट जो भी लास्ट उसकी पीक थी, मान लो 40,000, उससे 20% ऊपर गया, तो मिड कैप से स्विच करके वापस लार्ज कैप। ये जो मैंने लिखा है एचडीएफसी स्मॉल कैप, ये जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती हैं। अगर निफ्टी गिरेगा तो ये स्मॉल कैप कंपनीज और तेजी से गिरेंगी, और अगर निफ्टी बढ़ेगा तो ये और तेजी से बढ़ेगी। स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या होता है? हाँ, तो शायद से जैसे ही पूरी मार्केट या तो पूरी मार्केट या तो कह सकते हैं लार्ज कैप जैसे ही गिरेगा तो मिड कैप और स्मॉल कैप भी उतना ही गिरेगा, अगर बढ़ेगा तो वो भी उतना ही बढ़ेगा, यानी कि लार्ज कैप या तो कह सकते हो पूरी मार्केट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप, यानी कि जितना ये बगड़ बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, और इनफैक्ट इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि यहाँ के मान लो 50 बढ़ा तो हो सकता है यहाँ पे 100 बढ़ जाए, यानी कि उससे कई गुना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि लार्ज कैप बढ़ेगा तो स्मॉल कैप और मिड कैप भी बढ़ेगा, बस यही याद रखो शायद से। बाई चांस मार्केट कभी टूटेगी, मार्केट में क्रैश आएगा, क्रैश आने में तो ऐसा नहीं होता कि आप क्रैश को रोक पाओ, तो आपका बढ़िया बढ़िया चल रहा है, बट एक दिन ऐसा होगा, जब एक दिन ऐसा होगा और मैं कह रहा हूं कि आपके पास 3 में से एक ETF गोल्ड का होना चाहिए, तो गोल्ड इज अ परफेक्ट हेज। अगर मार्केट गिरेगी तो जो गोल्ड का ETF होगा, गोल्ड का ETF होगा, ये ऊपर भागेगा, तो आपके पोर्टफोलियो में इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। और वो मैं आज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे पता है ट्रेडिंग सीखना चाहते हो। अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग अलग से पैसे डालने वाले, इसीलिए मैं इतना टाइम लेके ETF के ऊपर वीडियो बना रहा हूं कि पहले आप इन्वेस्टमेंट करो, एक पोर्टफोलियो बनाओ, उस पर रिटर्न्स लेकर आओ, ट्रेडिंग आपको कैसे करनी है, कितनी करनी है, कैसे एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेंगे, वो सब हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, तो जो है अगर मान लो लार्ज कैप यानी कि पूरी या तो कह सकते हो पूरा मार्केट जो है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड, यानी कि अगर पूरी मार्केट बढ़ेगी तो गोल्ड घटेगी, अगर गोल्ड घटेगी तो पूरी मार्केट बढ़ेगी, और मार्केट में ये लार्ज कैप तो आएगा, स्मॉल कैप और मिड कैप भी, क्योंकि मतलब कि लार्ज कैप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो है स्मॉल कैप मिड कैप भी आ जाएगा, मतलब मेन यही है कि पूरी मार्केट बढ़ेगी तो गोल्ड घटेगा। एक तो ये है, और एक तो ये बोले थे कि इन ट्रेडिंग के लिए अलग से पैसे नहीं लगाने हैं, इन्वेस्टमेंट से ही जो वो 1-2-3 साल में यानी कि 10-20 लाख जितना भी आए उससे ही ट्रेडिंग करना है, उसका ये भी कहना था, यानी ये भी एक सोचने का तरीका हो सकता है, बजाय कि एक पैटर्न में सोचते रहें केवल। पोर्टफोलियो कुछ ऐसा देखें कि आपने एक तरफ नैस्डैक को ले लिया, आपको एक चीज है, अगर आपको लगता है ठीक है हेजिंग इज वन थिंग, मुझे तो भाई मैक्सिमम रिटर्न लेकर आनी है, और मैं इन्वेस्टमेंट ऐसे करूं कि एक बार मैं खरीद लिया, मैं बेचना नहीं चाहता, तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो कुछ ऐसा देखे, बड़ी बेस पोर्टफोलियो हो जाए, इसके अंदर ज्यादा है, क्योंकि अगर मार्केट गिरी तो तीनों गिर जाएंगे, तीनों टप जाएंगे, बट ये तीनों टपेंगे, बट जब मार्केट बढ़ेगी तो ये बाउंस बैक भी बहुत तेज करेगी। अब ये क्या होगी, एग्रेसिव इक्विटी बेस पोर्टफोलियो हो जाए, इसके अंदर ज्यादा है, क्योंकि अगर मार्केट गिरी तो तीनों गिर जाएंगे, तीनों टप जाएंगे। हाँ, तो जैसा कि इन्होंने बोला था कि अगर ये इंडिया वाली कंपनी गिरी तो नास्डैक भी गिर जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की जो कंपनी है, यानी कि मान लो इंडिया का मार्केट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि अमेरिका का मार्केट, या तो कह सकते हैं शायद से वर्ल्ड का भी मार्केट हो, और यानी वो हो रहा है तो यानी वो भी होना चाहिए, लेकिन छोड़ो, बस यानी कि अगर इंडिया का मार्केट जैसे मोमेंटम 30 स्मॉल कैप निफ्टी अगर वो सब गिरा, यानी कि इंडिया की मार्केट डाउन हुई, तो अमेरिका का भी मार्केट डाउन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब पूरा को समराइज करते हैं, यानी कि मतलब कि लार्ज कैप का मार्केट या तो कह सकते हैं मार्केट और स्मॉल कैप का भी डायरेक्टली, देखो लार्ज कैप का मार्केट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल कैप का मार्केट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिड कैप का मार्केट, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमेरिका का मार्केट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/गोल्ड। ये यानी कि सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, बस गोल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसके थ्रू हेजिंग भी कर सकते हैं, यानी कि बढ़ेगा तो भी फ़ायदा और घटेगा तो भी फ़ायदा, तो शायद नहीं कहेंगे, लेकिन डूबने का चांस एकदम से बहुत कम हो जाएगा। हेजिंग भी कर सकते हैं कि बढ़ा तो भी और घटा तो भी फ़ायदा होगा, दोनों केस में हेजिंग
और एक चीज़ और कि कोरोना में जो है निफ्टी, अजय अंकल बोले थे कि 50% गिरा था, यानी कोरोना में निफ्टी, सोचो इतने बुरे वक्त में केवल निफ्टी 50% मिला था, बस देखने के लिए बोले थे। और हाँ, जिस तरीके से निफ्टी यानी कि इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं होता है, हो सकता, भले ही 70% तक गिर जाए, 50% मतलब कितना भी गिरेंगे जीरो नहीं होगा, क्योंकि इंडेक्स अगर जीरो हो गया, निफ्टी जीरो हो गया, यानी कि पूरी इंडिया की इकोनॉमी ही जीरो हो गई, यानी कि पूरी इंडिया 0% पैसा है इंडिया के पास, इसलिए वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसलिए ठीक उसी तरीके से कोई भी एक सेक्टर, जैसे यहाँ पे फैंग था, HDFC स्मॉल कैप का कुछ स्टॉक था, यानी स्मॉल कैप का ETF था, और मोमेंटम 30 का ETF था, यानी कि ये सब कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मान लो जैसे कि HDFC स्मॉल कैप का था, तो क्या कभी स्मॉल कैप कंपनियां ही पूरी तरीके से टॉप की स्मॉल कैप कंपनियां खत्म हो जाएंगी? नहीं खत्म होंगी। हालांकि जब कोई डाउन जाएगा तो उससे निकल जाएगा और उसमें दूसरा आ जाएगा, ETF में भी जैसे इंडेक्स में जाता है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे यानी कि जैसे कि मान लो बैंकिंग सेक्टर का ETF लेते हो, तो वो बैंकिंग सेक्टर का ETF कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि यानी कि जीरो नहीं मतलब पूरे बैंकिंग ही दुनिया की ख़त्म हो जाए, मतलब कि इंडिया की, जो कि कभी नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरीके से कोई भी अगर सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर, IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, कोई भी सेक्टर है, वो उस सेक्टर का ETF कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और क्योंकि सेक्टर का जीरो का मतलब कि पूरी वो सेक्टर ही खत्म हो गया, जो कभी नहीं हो सकता। और इंडेक्स की तरह इसमें से कोई कंपनी कम परफॉर्म करती है तो वो ऐसे ही निकल जाएगी जैसे इंडेक्स की निकलती है, और ऐसे ही आ जाएगी जैसे इंडेक्स की आती है उसमें दूसरी कंपनी। हाँ, तो जो इतनी चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो सब जो गोल्ड की लिखी थी उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो, फिर अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। देखो कॉन्सेप्ट यही है कि देखो, जैसे मतलब मान लो अगर लार्ज कैप यानी कि इंडिया की मान लो मार्केट अगर गिरती है, यानी कि मान लो सर्विसेज कम हो जाएंगी, चीज़ें प्रोडक्ट्स वगैरह कम हो जाएंगी, गिरने का मतलब यही हुआ चीज़ें कम हो जाएंगी। तो अगर चीज़ें कम हो जाएंगी तो चीज़ें महंगी क्योंकि मिलने लगेंगी, और चीज़ें महंगी मिलने लगेंगी तो गोल्ड भी महंगा मिलने लगेगा। इसीलिए जो है अगर मार्केट गिरेगी तो चीज़ें महंगी गिरने लगेगी, और चीज़ें महंगी गिरने लगेंगी तो गोल्ड भी महंगा मिलने लगेगा। इसीलिए इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि चीज़ें मार्केट गिरेगी तो सभी चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो गोल्ड का भी प्राइस बढ़ जाएगा। एक ये भी चीज़ कह सकते हो क्योंकि सभी का प्राइस बढ़ेगा तो गोल्ड का भी प्राइस बढ़ेगा, या तो गोल्ड करेंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो क्योंकि सभी चीज़ें गिरेंगी तो करेंसी ही जो है यानी महंगाई बढ़ जाएगा, तो और गोल्ड करेंसी को रिप्रेजेंट करता है इसलिए वो महंगा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है डोट हो। और अगली चीज़ ये है कि जैसे कि हेजिंग बोले थे, यानी जो 2-3 कंपनी था इसमें हेजिंग होगा। इसका मतलब कि जैसे इस सबका प्राइस बढ़ेगा तो गोल्ड का गिर जाएगा, और उसका बढ़ेगा तो इसका गिर जाएगा, यानी कि अगर बढ़ेगा तो भी फ़ायदा और गिरेगा तो भी फ़ायदा, ऐसा नहीं है। नहीं, कहने का मतलब बढ़ेगा तो फ़ायदा होगा ही, यानी कि जैसे दूसरा तीसरा बढ़ेगा तो फ़ायदा होगा, लेकिन गिरेगा तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा। ये हेजिंग इस वाले में का मतलब है, यानी बढ़ेगा तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन गिरेगा तो उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा इसलिए उतना नुकसान नहीं होगा। इसलिए ये भी निफ्टी की तरह सेफ हो सकता है, यानी गिरेगा, मार्केट वगैरह गिरेगी, लेकिन गिरेगा भी तो उतना नुकसान नहीं होगा। ये यहाँ पे हेजिंग मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि गिरेगा भी तो फ़ायदा होगा, नहीं, गिरेगा तो नहीं फ़ायदा होगा, लेकिन उतना नुकसान भी नहीं होगा, गिरेगा भी तो, क्योंकि गोल्ड है वो बचा लेगा, उतना नुकसान नहीं करने देगा, नहीं तो ऊपर ही जाएगा तो सही रहेगा। गिरेगा भी तो बस यही है कि उतना नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं कि गिरने पे भी प्रॉफिट होगा, नहीं, गिरने पे प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन उतना नुकसान नहीं होने देगा क्योंकि गोल्ड है। इसलिए ये भी निफ्टी की तरह सेफ है। लॉजिक समझो तो निफ्टी से अल्फा वाले में ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे, जब गट फीलिंग रहेगा, वो उसी से क्रिएट होगा जब पीछे का लॉजिक समझ आए।
हाँ तो देखो, जैसे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला स्टॉक है, इसमें 7 से 8% इंटरेस्ट मिलता है। तो मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, मान लो ऐसा एक लमसम अमाउंट है, तो अब उस कुछ महीने वहीना दिन उनके लिए मिला है, तो उस महीने कुछ दिन के लिए जो कुछ टाइम के लिए मिला है, उस टाइम में वो अमाउंट इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड हो। क्योंकि मान लो एक महीने में 1.5% इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि एक साल में 12% बढ़ता है, तो 0.5% 1 करोड़ का करोगे तो साढ़े 1.25 लाख, यानी कि अच्छा खासा अमाउंट एक ही महीना में अगर ऐसे कहीं रखोगे तो इन्फ्लेशन वजह से वो घट जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर इन्फ्लेशन से एडजस्टेड वाले में कहीं डालो रहोगे किसी में, तो उतना इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड रहेगा। अब इक्विटी में डालोगे तो इक्विटी में शॉर्ट टर्म के लिए घट जाएगा, लेकिन इसमें मतलब इसमें घट सकता है इक्विटी में, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लेकिन जिसमें एकदम सेफली, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही गवर्नमेंट सिक्योर करती है कि इतना देगी ही, तो इसमें ऐसे लमसम अमाउंट है, तो वो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड करने के लिए। ये वाला वीडियो थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये मेरा लॉजिक था जो कि गलत भी हो सकता है, इसलिए ये वाला थोड़ा सा देख लेना। डेली टाइम फ्रेम पे लगाइए। आप क्या देखेंगे, ये ज्यादातर एक रेंज में रहता है, तो आपको एक अपर बैंड और एक लोअर बैंड दिखता रहेगा। इसका इसे खरीदने के कई सारे तरीके हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं क्या। अब इसे ETF से कोई लेना नहीं है, बट अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बना सकते हैं। क्या होता है कि कई सारे लोगों के पास एक लमसम अमाउंट होता है, मान लीजिए उनके पास 1 करोड़ है, 50 लाख है, 10 लाख है, व्हाटएवर अमाउंट है। बट अगर आपके पास एक बार में एक लमसम अमाउंट है, तो आप उसे उठा के एकदम से रिस्की एसेट्स में नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या होता है, जो 754 है, बेसिकली ये 7.54 है, इतना आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। आप बोगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो एफडी में मिल सकता है, आप चाहो तो एफडी करा सकते हो, दैट्स ओके। बट ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इट इज अ बॉन्ड जो कि आपका एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। सॉरी इंडिकेटर्स लगा दिए मैंने, तो ये हटा देते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है अभी के लिए। अब आप इसे दो तीन तरीके से खरीद सकते हो। मान लेते हैं किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, उसने 1 करोड़ का उठा के गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर जाएगा तो एक फायदा होगा, क्योंकि ये ट्रेड हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, तो आपको आपके अकाउंट में लगभग 7.5% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो जो इंटरेस्ट की रेट होगी उससे लगभग 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है इंटरेस्ट का अमाउंट। तो ये एक एग्जांपल है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, जहां पे जीएस लिखा हो, जीएस का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इट इज काइंड ऑफ अ लोन। तो ये हमें तब खरीदना है अगर आपको ऐसा लगता है यार मेरा होराइजन बहुत कम है। तो ये एक चीज है, बहुत सारी और चीजें आप बॉन्ड भी खरीद सकते हो, म्यूचुअल फंड भी है, उसमें भी आपको डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप ये समझो कि अगर मेरा ड्यूरेशन कम है, आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को जो टाइम होराइजन है इन्वेस्टमेंट का वो 1 साल 2 साल 3 साल कुछ इस तरीके से है, तो अगर आप अपना पैसा रिस्की एसेट क्लासेस में डालेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, 1 2 3 साल के अंदर मार्केट परफॉर्म ना करे, उल्टा हो सकता है करेक्ट हो जाए। तो अगर मार्केट करेक्ट हुई तो आपका नुकसान हो जाएगा, और हम क्या नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो। बट लॉन्ग टर्म में ये जो रिस्की है ना, इनकी रिटर्न्स एक नेक्स्ट लेवल होती है, वो 7.5% कुछ नहीं। बट बात ये है कि कम से कम आप इन्फ्लेशन से तो देखो, ये 7.5 तो सेफ रहने के लिए बोला गया, नहीं तो लॉन्ग रन में इसमें भी 7.5% से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। गेटिंग सम इंटरेस्ट। अब इसे खरीदने का एक और तरीका भी क्या होता है कि अभी जो आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आपकी चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको रेट ऑफ रिटर्न दिख रही है, प्राइस ऊपर नीचे तो चाहिए। तो क्या क्या कर सकते हैं उसे समझते हैं। तो अभी मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी हटा रहा हूँ, तो कुछ नहीं करेंगे हम सबसे पहले व्यू लेने के लिए गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाके हम ग्लोबल मार्केट लिखते हैं, ठीक है, ग्लोबल मार्केट इंडेक्स। आपके पास यहाँ पे एग्जांपल के लिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट आ गई है, इसे आप खोल लीजिए और आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा। देखो ये व्यू क्यों जरूरी है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। अब हमारा इंडिया पूरी दुनिया से अलग तो है नहीं, तो एक व्यू ले रहा हूं मार्केट का कि भैया नैस्डैक थोड़ा सा टूटा हुआ है, यहाँ पे ज्यादा मार्केट्स मुझे रेड दिख रही है, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है, बट वो ग्रीन में भी कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है देखना जरूरी है, और अगर टूटा है तो कितना टूटा है, बस ये आपने एक व्यू ले लिया। अब आपको जनरल व्यू का दिखा, जनरल व्यू दिख रहा है मार्केट ना टूटी हुई है, मतलब हमारी मार्केट के बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला 200-250 पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टूटा हुआ है, ठीक है। तो एक ये व्यू हुआ, एक हाँ तो ये पहले सबसे ऐड करना था, लेकिन बाद में ऐड कर दिए ये वाला क्लिप, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन इसमें यही बताया गया है कि अगर पूरी वर्ल्ड की मार्केट टूटी हुई है, अमेरिका की मार्केट टूटी हुई है, तो इंडिया की भी मार्केट टूटेगी। पहले ऐड करना था लेकिन बाद में ऐड कर दिए, कोई बात। 2 बजे शॉप खरीदता हूँ, तो मेरे फोन में 2 अलार्म्स हैं, एक मंडे टू फ्राइडे का 2 बजे का है, और एक मंडे टू फ्राइडे का 3 बजे का है। मुझे पूरे दिन स्क्रीन नहीं दिखती, सो मुझे पूरे दिन कोई मतलब नहीं है निफ्टी कहाँ जा रही है, बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा है, कोई मतलब नहीं। इन्वेस्टिंग का टाइम 2 बजे, ट्रेडिंग का टाइम 3 बजे सेट कर दिया, आप अपना कोई टाइम सेट कर सकते हो, मुझे सूट करता है। हाँ तो इससे प्रैक्टिकली हर रोज़ पेपर ट्रेड में ही, लेकिन अब तो पूरी सॉफ्टवेयर मिल गए हैं, क्योंकि ETF स्टॉक सबका, इसलिए अब प्रैक्टिकली इसे हर 2-3 बजे ये अब प्रैक्टिकली करो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि रियल मनी से कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है कि हैबिट बन जाएगी करने की, तो जब रियल मनी आएगा तो भी हो जाएगा। जब वो हैबिट प्लस में स्किल रहेगी, स्किल भी हैबिट इतनी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए 2 से 3 बजे रोज़ करो। जैसा कि इन्होंने 2 बजे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट से बोला था, 3 बजे ट्रेडिंग जो भी बोला उस समय तुम भी करो। और ये केवल मंडे टू फ्राइडे ही होगा, क्योंकि इसी वक्त मार्केट खुली रहती है, सैटरडे संडे को नहीं। इन्वेस्टिंग का टाइम 2 बजे, ट्रेडिंग का टाइम 3 बजे सेट कर दिया, आप अपना कोई टाइम सेट कर सकते हो, मुझे सूट करता है। तो अभी 0.32 डाउन है, मैं यहाँ पर देख के नीचे रिक्वायर्ड मार्जिन आ जाएगा कि आपको कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो तकरीबन मैं 1000 क्वांटिटी खरीदता हूँ, तो वो कितने की आ रही है, और ये 62,000 की, तो मुझे तो चाहिए 32,000 का, तो लगभग 515 क्वांटिटी के अंदर 32,000 के आसपास का माल आ जाएगा। आप चाहो तो लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो, मैं मार्केट में लेना चाहता हूँ, अभी रिव्यू किया, सबमिट किया, खरीद लिया, ये कंप्लीट हो गया, मेरे फोन में नोटिफिकेशन आ गई, तो ये हमने खरीद लिया। इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं दूसरा कौन सी ETF है, तो सारी तो क्योंकि मेरे ETF की स्ट्रेटजी यही है, जितना परसेंट डाउन होगा मैं आपको अपना हिसाब बताऊंगा। मैंने 26,000 क्यों लिया, जैसे कि यहाँ पे 0.26 डाउन है, तो मैं इसे जाऊंगा यहाँ पर और इसे 26,000 का खरीद लूंगा। तो डेफिनेटली मुझे देखना पड़ेगा 26,000 में कितनी क्वांटिटी आ रही है, तो लगभग आएगी 180 184, ओके, तो लगभग 182 क्वांटिटी आ गई। मैंने इसे जाकर रिव्यू किया
और इसे मैंने सबमिट कर दिया, ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो मैंने अभी स्मॉल कैप ETF खरीद लिया। इसी तरीके से निफ्टी 20 ये ज्यादा डाउन है ही नहीं, ये 0.00 डाउन है, तो मतलब आज मैं इसे नहीं खरीदूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फैंग बढ़ा हुआ है तो फैंग मैं नहीं खरीद सकता, 0.39% बढ़ा हुआ है। यहाँ पे जो नास्डैक है वो बढ़ा हुआ है, हम नहीं खरीद सकते, हमने ये खरीद लिया है। और मैं यहाँ पे मिड कैप का जो देखता हूँ ETF, ये भी 0.06 डाउन है, सो इट इज आल्सो नथिंग, मतलब आप जा सकते 6000 रुपए का खरीद लो इसे, आपको ये भी ये तो चेंज होता रहता है। तो अगर अब ये 0.17 हो गया तो मैं इसे 17000 का खरीदने वाला हूं, बट वो प्राइस भी चेंज हो रहा है, तो वो प्राइस के हिसाब से लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो कि अगर 17000 का खरीदोगे तो कब खरीदोगे। एग्जांपल अभी 0.06 डाउन है, मैं बाय पे जाऊंगा। देखिए यानी कि अगर कोई प्राइस मान लो अभी करंट मार्केट चल रहा है और वो तुम्हें एक तो होता है मार्केट प्राइस, यानी कि अभी जो करंट मार्केट प्राइस है ये तो उस मार्केट पे खरीद रहे हो, लेकिन तुमको उस पॉइंट पे नहीं खरीदना है। मान लो अगर मार्केट अगर कुछ डाउन आएगी, अगर उस पॉइंट पे अगर आएगी तो खरीदना है, तो उसके लिए लिमिट ऑर्डर लगाओ, यानी कि अगर वो मतलब लगा दोगे तो उसमें जब उस पॉइंट पे मार्केट आएगी तभी वो खरीदाएगा, अगर नहीं आएगी तो नहीं खरीदाएगा। यानी कि इसमें मान लो जैसा कि इससे ये मतलब कि 0.06% पे नहीं खरीदना था, लेकिन इसका कुछ और घट भी रहा था, पता नहीं कितना घट रहा था, यानी घट भी रहा था, तो उस घटते हुए पे खरीदना था। घट रहा था, बढ़ रहा था, तो जब घटते तब खरीदना था, तो इसने तब खरीदा। तो जब घटेगा तो उसमें जब ये घटेगा इस वाले पे मान लो नहीं खरीदना था, जब उससे घटेगा तब खरीदना था, तो वहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाते हैं ताकि जब घटे वहाँ पे आए तब अपने आप खरीदा जाए यहाँ पे। तो अब मैं मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहता, मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूं, तो मैं 52 पे खरीदूंगा तब जब वो मैं 6000 का खरीद रहा हूं। तो यहाँ पे 6000 कितने का आएगा लगभग, ये आना चाहिए आपका, तो 6000 रुपए में लगभग आप देख रहे हो 340 के आसपास क्वांटिटी आ रही है, इसे एग्जैक्ट 6 कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के रिव्यू किया, सबमिट कर दिया, छोड़ दिया और मुझे मिल भी गया। तो लिमिट ऑर्डर पे मुझे 6000 रुपए में ये मुझे मिल चुके हैं।